हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुनेक में। और जी हाँ, आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपसे बात करने के लिए जुड़ गए हैं और उम्मीद है कि इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसा कि आपको हमारे सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। जी हाँ, सिगमंड फ्रॉयड जी ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था। इन्होंने बच्चे के व्यक्तित्व एवं सेक्सुअलिटी पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। इन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था कि बच्चे के व्यक्तित्व के लिए और उसके सेक्सुअलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या चीज़ें उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉयड। जी हाँ, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, और इसको कहीं कहीं पर मनोलैंगिकवादी सिद्धांत भी कहा गया है। जो कि आप जानते हैं कि मनोलैंगिक स्टेजेस यानी अवस्थाएं भी दी गई हैं, उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सर्वप्रथम इसको साइकोडायनेमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, किस थ्योरी को? जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉयड ने, इसको साइकोडायनेमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी वर्ड याद रखिए, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड मोस्टली चेंज नहीं होते हैं, यही कुछ घुमा फिरा के रखे जाते हैं, बट हिंदी के वर्ड मोस्टली चेंज हो जाते हैं, जिससे कि आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगली बात आती है कि सिगमंड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, सिगमंड फ्रॉयड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और एक बार और बता दूं कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम इंपॉर्टेंट है, बट सुपर टेट एवं केवीएस जैसी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने के एवं सीटेट में भी पूछे जाने के बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने खुद के सिद्धांत में। अतः फिलहाल अभी तक सीटेट में इनके बारे में ज़्यादा ही प्रश्न बने नहीं हैं। फिर इन्होंने सबसे ज़्यादा बात करी साइकी की। साइकी मीन्स मन, जो आपकी टोटलिटी ऑफ माइंड है, यानी कि जिसको मन कहते हैं, कि मन में जितना भी समायोजन होता है जितनी भी चीज़ों का, उन सबको संयुक्त रूप से साइकी का नाम दिया गया है। ये साइकी की बात किसने करी? तो सिगमंड फ्रॉयड जी ने साइकी की बात करी, जिसको आप हिंदी में मन की संज्ञा भी दे सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद इन्होंने मन को ही मेटाफर के द्वारा, मेटाफर आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा अंग्रेजी में, उसी के रूप में इन्होंने मन की कल्पना करी है एक आइसबर्ग यानी बर्फ के टुकड़े के रूप में, कि मन का कुछ हिस्सा है जो ऊपर का हमको 10% अप्रॉक्स हमको दिखता है, बाकी की जो अवस्थाएं हैं मन की वो हमको विजिबल नहीं होती हैं, यानी कि वो हमको दिखती नहीं हैं। ये इन्होंने मन के बारे में चर्चा की है। किसने? सिगमंड फ्रॉयड जी ने मन के बारे में ये चर्चा करके बताया हुआ है मन के बारे में। तो याद रखिएगा कि मन के बारे में किसने तथ्य उठाए हैं? सिगमंड फ्रॉयड जी ने। व्यक्तित्व के बारे में किसने उठाए हैं? सिगमंड फ्रॉयड जी ने। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। तो बात चल रही थी साइकी की। साइकी यानी मन, इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है कॉन्शियसनेस यानी कि चेतन मन, दूसरा आता है प्री कॉन्शियसनेस यानी कि अवचेतन मन, और तीसरा आता है अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन। अब देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे इसको डिवाइड किया गया, किस बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने माइंड में ही आपको इसको बस रोक के रखना हुआ है। तो होना क्या है कि जो 10% हिस्सा, जो मैंने आपको बताया कि बर्फ़ के टुकड़े का इन्होंने कल्पना की थी, जो 10% हिस्सा हमको तैरता हुआ ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है, उसको इन्होंने कहा है कॉन्शियसनेस यानी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। जी हाँ, चेतन मन। कैसे? विजिबल आइसबर्ग पार्ट, जो कि हमको दिखता है। इसको हिंदी में अगर समझें तो पूर्ण रूप से जो विजिबल हो या फिर याद रहे, जो हमारे माइंड में परमानेंट रुका रहे, जो हमको परमानेंट याद रहे और पूर्ण रूप से हमको वो दिखता रहे, यानी कि हमारे मानसिक रूप से हमको वो चीज़ विजिबल रहे, यानी कि हम उसको भूल ही ना सकें, ना हमको उसको याद करने की आवश्यकता पड़े। तो इस टाइप की चीज़ें कहलाती हैं, चेतन मन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। फिर बात आती है प्री कॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन की। तो ये कैसे क्लियर होगा? जिसको दिमाग में यानी मेमोरी से याद करने में सक्षम हो। अब जैसे कि आपका दिमाग है, जो आपकी मेमोरी सेव होती है माइंड में, अब जरूरी नहीं हर वक्त वो चीज़ आपको याद रहे। कई बार ऐसा होता है कि आप उस पर जोर लगाते हैं, फिर आपको वो चीज़ें याद आती हैं, तो उसके अंतर्गत आता है प्री कॉन्शियस माइंड। समझ गया ना। तो अवचेतन मन वो है जो अपनी आपकी मेमोरी से कुछ यादों को रिट्रीव कर सके, वापस से आपको याद दिला सके। ठीक है ना।
फिर आ जाता है हिडन, यानी 90% ऑफ हिस्सा। किस चीज़ का 90% पार्ट? जो आपके माइंड का, आपके मन का है, जो कि दिखता नहीं है, विजिबल भी नहीं है, ठीक है, पूर्णतः छिपा हुआ है, हिडन है, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन। अब ये क्या काम करता है? जहाँ से मेमोरीज यानी यादें निकालना लगभग असंभव ही होता है, उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। क्लियर है ना? जहां से आप बिल्कुल भी अपनी यादों को ना निकाल पाए, रिट्रीव ना कर पाए, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया, पहला होता है चेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन और तीसरा होता है अचेतन। 10% विजिबल पार्ट है वो चेतन मन के अंतर्गत आता है और 90% इनविजिबल पार्ट जो है वो अचेतन मन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? पूर्ण रूप से जो विजिबल हो, याद रहे, वो चेतन मन में, जो थोड़ा बहुत याद किया जा सके आपकी पुरानी मेमोरीज में से, वो आपका आता है अवचेतन मन में, और जिसको पूर्ण रूप से जो हिडन हो, छुपा हुआ हो, उसको आप याद ही ना कर सकें, तो वो आता है आपके अचेतन मन में। क्लियर है? सबसे पहले इन्होंने बताया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड इज द पार्ट यू कांट सी। जी हाँ, वो हिस्सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख नहीं सकते। अब वो कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया, अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन, जिसको आप पूर्ण रूप से विजिबल आपको नहीं है, जो आप देख नहीं सकते हैं, वही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर माइंड। क्लियर है ना? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है दिमाग का या फिर आपके मन का, तो आप कहेंगे अनकॉन्शियस या फिर अचेतन मन। क्लियर है? बहुत बार पूछा गया है ये, इसलिए मैंने इसको अलग से आइडेंटिफाई करके लिख दिया हुआ है। सेकंड थिंग आती है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को। इन्होंने कहा कि ये 3 टियर सिस्टम होता है। किस चीज़ का? इड, ईगो एंड सुपर ईगो का। जी हाँ, जो व्यक्तित्व है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इड, ईगो और सुपर ईगो से, ठीक है ना? अब ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इदम, अहम, और फिर सुपर ईगो को क्लियर नहीं हो रहा मुझे हिंदी, इसलिए आप सर्च कर लीजिएगा गूगल से, अदरवाइज मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है ना? तो वैसे याद रखिए, दिमाग में इंग्लिश रोकने की कोशिश करिए कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो। क्लियर है? अब इड किसके अंतर्गत आता है? उन्हीं तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत। उनमें से पहला कौन सा? अचेतन के अंतर्गत आ गया इड, ईगो आ गया अवचेतन के अंतर्गत, एवं सुपर ईगो आपका आता है चेतन के अंतर्गत। क्लियर है ना? इड आ गया अचेतन के अंतर्गत, ईगो आ गया अवचेतन के अंतर्गत, और सुपर ईगो आ गया चेतन के अंतर्गत। क्लियर है ना? फिर बात आती है इड काम कैसे करता है, इड को आप पहचानेंगे कैसे? तो इंस्टिंक्ट, अगर कोई उदाहरण आपको दिया था, आपको पहचानना है कि इड क्या है और कहाँ पे ईगो है, तो इंस्टिंक्ट जो वर्ड आता है, इंस्टिंक्ट मीन्स प्रवृत्तियां, जो आपको करना ही होता है, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिनसे आप हट नहीं सकते, दूर नहीं भाग सकते, उन चीज़ों के अंतर्गत इड आता है, यानी अचेतन मन के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, जो कि आप ठान लेते हैं ये करना ही करना है, आप जिद पकड़ लेते हैं कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, वो हो जाती है इड के अंतर्गत। ऐसी कोई भी उदाहरण मिलता है इसमें जिद की बात हो रही है, तो वो समझ लिए इड वहाँ पे आ रहा है, आप तुरंत इड पे टिक करिएगा कि कौन सा गुण, कौन से मन की कल्पना यहाँ पे हो रही, कौन से मन की बात हो रही है फ्रॉइड के अनुसार, तो इड की बात हो रही है, जिद के प्रकार में, ठीक है ना? फिर अवचेतन यानी रियलिटी, जो कि वास्तविकता होती है, वहां पे ईगो की बात आती है। ईगो बात करता है अवचेतन मन के बारे में, यानी कि रियलिटी के बारे में। रियलिटी में कोई बीच का रास्ता निकालना, जैसे आपने कहा कि मेरे को चॉकलेट खानी है, फिर अब चॉकलेट खानी ही खानी है, फिर अवचेतन मन कहता है कि मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, और चेतन मन क्या कहेगा? चेतन मन आपका कहेगा कि अब ये बीच का रास्ता ईगो कैसे निकालता है कि ये थोड़ा सा बीच का रास्ता इस तरीके से निकालेगा कि ना तो आपका लाभ हो ज़्यादा ही, ना तो आपको ज़्यादा ही हानि हो, बस एक मॉडरेट लेवल का आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना? इस तरीके सा कि आप कह सकते हैं कि चॉकलेट मेरे को नुकसान करती है, तो अवचेतन के अगर ईगो की बात करते हैं तो ये क्या कहेगा? एक छोटी सी बाइट आपको खिला देगा। और अगर सुपर ईगो की बात आती है तो सीधा सीधा बोल देगा कि आई एम ऑन फुल्ली डाइट, इसलिए मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। क्लियर है ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है इस चीज़ में। फिर बात आती है सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो में बात चलती है चेतन मन की। अब चेतन मन क्या करता है? ये मोरालिटी के ऊपर फोकस करता है, आपका सुपर ईगो बेस्ड होता है मोरालिटी पे, और ये किसके अंतर्गत आता है? आपके चेतन मन के अंतर्गत, ठीक है ना? तो ये क्या करता है? ये इसमें जो आपका जो भी कार्य कर रहा है बच्चा, उसको करना है, गलत है या सही है, पहले वो उसका डिसीजन लेता है कि ये चीज़ मैं करूंगा, इसका रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, देन वो पॉजिटिव की ओर यानी नैतिकता की ओर निकल जाता है और निगेटिविटी को छोड़ देता है, ठीक है ना? वो सकारात्मक चीज़ों का चुनाव करता है, ना कि नकारात्मक चीज़ों का, यानी कि ये मोरलिटी बताता है। तो इड सीधा सीधा समझ लीजिए इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है, ईगो रियलिटी बेस्ड होता है, एंड सुपर ईगो मोरलिटी बेस्ड होता है। क्लियर है? अब जैसे समझना है कि राइस खाना ही है, ओनली 2 बाइट्स खाई,
अब मैंने कहा इड के अंतर्गत उसने कहा कि मुझे तो चावल खाना ही खाना है, फिर ईगो के अंतर्गत कह रहा है ओनली 2 बाइट्स खाऊंगा, ठीक है ना। फिर सुपर ईगो में क्या कह रहा है, पूरी तरह से डाइट पर रहना है, यानी कि मुझे मना है, मैं डाइट पर हूं इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, तो ये सुपर ईगो बात कर रहा है। क्लियर है। देन एक नोट करके मैंने आपको दिया हुआ है साइड में, उसको ध्यान से देखिएगा कि इड की बात आते ही बात होती है स्वयं के प्लेजर की। बच्चा सोचता है अपने खुद के आनंद के लिए, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आनंद के लिए सोचता है, दैट इज कॉल्ड इड, मीन्स प्लेजर। वो अपने प्लेजर के लिए सोचता है, यानी उसको खुद के आनंद के लिए सोचना होता है, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए वहां पे जहां पे बात स्वयं के आनंद की आए, सेल्फिशनेस की बात है, वहां पे इड आएगा, ठीक है ना। उदाहरण किसी इसी प्रकार का कोई उदाहरण मिलता है वहां पे इड पे टिक लगाइएगा। देन बात आती है ईगो, यानी रियलिटी बेस्ड, वास्तविकता की बात आती है, जहां पे सच्चाई की ओर अग्रसर हो रहा है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ तो वहां पे बात ईगो की आएगी। देन बात आएगी सुपर ईगो, अगर बात नैतिकता की आ रही हो, कोई सही डिसीजन या सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर होने का एग्जाम्पल दिया गया हो, तो वहां पर आपको सुपर ईगो का चुनाव करना होगा और वहां पे आपको उसको टिक लगाना होगा। देन बात आती है कन्वर्जन। बहुत ही बार ये कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, केवीएससी परीक्षाओं में। तो कन्वर्जन में बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक एग्जांपल आपको दिया गया है और पूछा जाएगा कि इस एग्जांपल के अंतर्गत कौन सी चीज, कौन सा जो इन्होंने पर्सनैलिटी के 3 पद्धतियां बताई हैं, 3 टियर सिस्टम बताया है, उसमें कौन सा सिस्टम किस सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। तो अगर जिद वाला एग्जांपल दिया हो कि जिद, मुझे ऐसा करना ही करना है, तो बात आ जाएगी कि जो ईगो है वो चेंज हो रहा है इड में, ठीक है ना। ईगो है वो चेंज हो रहा है इड में, यानी कि जिद में ईगो चेंज हो रहा है, ईगो इनटू इड, ये है कन्वर्जन। अगर कहीं पर ऐसी बात आती है, जिद का कोई भी सेंटेंस आपको देता है जहाँ पे आप लग रहा है इसमें बच्चा जिद कर रहा है, तो समझिएगा कि वहाँ पे ईगो कन्वर्ट हो रहा है इड में। और नैतिकता जागती है अगर किसी एग्जाम्पल में कि लग रहा है बच्चा अच्छे की तरफ, सच्चाई की तरफ, सकारात्मकता की तरफ भावुक हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, सही डिसीजन ले रहा है, गलत चीज़ों को नकार रहा है, सही चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो समझ जाइएगा उस एग्जाम्पल में ईगो कन्वर्ट हो रहा है सुपर ईगो में, यानी ईगो इनटू सुपर ईगो। यही दोनों कन्वर्जन होते हैं, इसके अलावा कोई कन्वर्जन नहीं होते हैं, यानी इसके उल्टे कन्वर्जन नहीं हो सकते। क्लियर है कि ईगो ही कन्वर्ट होता है या तो इड में, या फिर ईगो कन्वर्ट होगा सुपर ईगो में। इसको माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ईगो बीच में रहता है, तो या तो ईगो लेफ्ट साइड भागेगा या तो राइट साइड भागेगा, डिपेंड करता है कि बच्चा किस टाइप की सोच रखता है। क्लियर। अब ईड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर लेते हैं कि ईड के अंतर्गत फ्रॉइड जी ने क्या क्या बताया हुआ है। तो ईड के अंतर्गत फ्रॉइड जी ने बताया हुआ है कि ईड व्यक्तित्व का प्राइमरी एस्पेक्ट, यानी कि प्राथमिक पहलू है। इट इज द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। क्लियर। इड जो है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्राइमरी एस्पेक्ट, यानी कि प्राथमिक पहलू है। सबसे पहले बात होती है इड की, इसीलिए इड ही पहले आता भी है, ठीक है ना। देन बात आती है इड फ्राइड के अनुसार आपके स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियों से ही निर्मित होता है। जो आपका इड है बच्चे का, मैंने पहले बताया इंस्टिंक्ट्स बेस्ड होता है, यानी कि जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, स्वाभाविकता होती है, उसी से डेवलप होता है, उसी से विकसित होता है और उसी के अनुसार कार्यरत भी होता है इड। इसमें नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव होता है। नंबर 3 आप देख रहे हैं कि इसमें नैतिकता का अभाव होता है। क्लियर। ईड में नैतिकता कहीं से भी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की नैतिकता का इसमें प्रभाव नहीं दिखता है आपको, पूर्ण रूप से अभाव होता है नैतिकता का। नंबर 4 क्या है, ईड कंप्राइजेस 2 काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स। क्लियर है ना। बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स मीन्स कि इसमें आपकी जो बायोलॉजिकल जुड़ी हुई आपकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वही दिखाई पड़ेंगी, उसी का इफेक्ट होगा, इसके अलावा किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं दिखेगा, ऐसा फ्रॉइड का कहना था। और इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, एक का नाम दिया इरोस एंड सेकंड का नाम दिया थैनेटॉस। तो इरोस और थैनेटॉस क्या होती हैं, इस टाइप की प्रवृत्तियों, इरोस के अंतर्गत आती हैं जीने की इच्छाएं, जो अपनी लाइफ के लिए सकारात्मक सोच जागृत होती हैं बच्चे के अंदर, वो आती हैं इरोस के अंतर्गत। इरोस किसका पार्ट है, इड के अंतर्गत, ठीक है, इंस्टिंक्ट्स का एक पार्ट है जो बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। इरोस एंड थैनेटॉस, ये दोनों की बात फ्रॉइड ने करी। इरोस होती है जीने की इच्छाएं, सकारात्मक सोच की इच्छाएं, और थैनेटॉस होती हैं विनाशकारी इच्छाएं, यानी खुद को बर्बाद करने की इच्छाएं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, तनाव वगैरह जो भी बातें होती हैं, ये सब जो आपको प्रभावित करती हैं, बुरा प्रभाव डालती हैं आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके माइंड पर, वो सब आती हैं थैनेटॉस के अंतर्गत। और इरोस जो कि पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं आपके माइंड पर, वो सब आती हैं इरोस के अंतर्गत। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।
दिन बात करते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की, कि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्थाओं की बात कही, जो अवस्थाएं हैं मनोलैंगिक अवस्थाएं, इनको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी कहते हैं। बहुत बार पूछी जाती है, कई बार इनका सीक्वेंस पूछ दिया था, कई बार इनकी एजेस पूछ ली जाती है कि बच्चा किस स्टेज में कौन सी एज में होता है, तो वो सब मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट स्टेज होती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में बच्चा मुंह से चूसने की अवस्था होती है, मतलब उसको अपने अपने खुद के होठों को चूसकर आनंद का अनुभव होता है। बच्चा अपने होठों को ही चूसता है अपने दांतों से, और उसको आनंद का अनुभव होता है। कब से? 0 से 1 ईयर, यानी 0 से 1 साल तक की उम्र होती है ओरल स्टेज में बच्चे की, मुंह से चूसने की अवस्था। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आती है एनएल स्टेज नंबर 2। एनएल स्टेज गुदा अवस्था जिसको बोलते हैं। इसकी एज क्या होती है बच्चे की? 1 से लेकर 3 ईयर्स तक, यानी 1 से 3 साल के बीच की अवस्था एनएल स्टेज यानी गुदा अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चा उत्सर्जन प्रक्रिया में आनंद लेता है, सुसु पॉटी वगैरह करता है, टॉयलेट करता है, उसमें उसको आनंद का अनुभव होता है। उसी में उसको सिखाया भी जाता है किस तरीके से आप एक्सक्रीशन करते हैं, यानी उत्सर्जन करते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों का जो आपके शरीर में होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। और बच्चा ऐसी परिस्थितियों में इन सब चीज़ों को करते करते सीखता भी है और आनंद का भी अनुभव करता है, इसीलिए इसको गुदा अवस्था को इंपॉर्टेंस भी दी गई है। देन बात आती है फैलिक स्टेज की, यानी लैंगिक अवस्था। इसमें बच्चा अपने सेक्सुअल यानी प्राइवेट पार्ट को टच करके आनंद का अनुभव करता है। यहीं से ऑडिपस और इलेक्ट्रा का निर्माण प्रारंभ होता है। जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा, बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में तो बहुत ही बार पूछा गया, इवन केवीएस में भी बार बार पूछा जाता है ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके ऑप्शंस बार बार पूछे गए हैं, किससे किसका संबंध होता है। तो ये आता किसके अंतर्गत है? फैलिक स्टेज यानी लैंगिक अवस्था के अंतर्गत। इसमें बच्चे की एज क्या होती है? 4 to 5 ईयर्स। ठीक है ना, 4 to 5 ईयर्स की अवस्था में ये आता है। और मैंने आपको बता दिया कि बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट को टच करके आनंद का अनुभव करता है। अब बात आती है ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या होते हैं। ऑडिपस बेसिकली होता है कि जब अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चे का, जैसे कि पुत्र का अपने माँ के प्रति और पुत्री का अपनी पिता के प्रति। समझ रहे हैं ना, डैड अपने डॉटर की ओर, यानी डॉटर जो है वो अपने डैड से ज़्यादा प्यार करती है और पुत्र जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। क्लियर है ना, पुत्र अपनी माँ से और पिता और बेटी के बीच ज़्यादा संबंध रहता है। यानी कि यहीं से समझ में आ गया होगा आपको कि ऑडिपस क्या है। ऑडिपस क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑडिपस में पुत्र जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो पुत्री जो है इलेक्ट्रा के अंतर्गत आती है, और इलेक्ट्रा में पुत्री अपने डैड से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, यानी उनसे ज़्यादा प्रेम करती है। यही है ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है आपको। देन आ जाती है फोर्थ स्टेज लैटेंसी स्टेज, जिसको बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था। इसमें बच्चे की एज होती है 6 to 13 ईयर्स, यानी 6 से 13 वर्ष के बीच की उम्र में लेटेंसी स्टेज होती है। इसको सुषुप्ता अवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअलिटी के प्रति ध्यान अवॉइड करने लगता है। अब वो अपने समाज और स्कूल में इतना व्यस्त हो जाता है बच्चा कि अब उसको सेक्सुअलिटी की तरफ ध्यान उसका नहीं जा पाता है, वो उधर आकर्षित नहीं होता है, बल्कि वो अपने स्कूल और समाज के वातावरण में ही अपने आप को व्यस्त कर लेता है, उन्हीं चीज़ों में व्यस्तता हो जाती है उसकी। देन फिफ्थ स्टेज आती है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या होता है? जननिक अवस्था। अब उसके जननांग विकसित होते हैं। इस अवस्था का एज क्या होती है? टीनेज से लेकर के डेथ तक। जी हाँ, यानी कि उसकी जो किशोरावस्था से लेकर के उसकी डेथ तक ये स्टेज चलती ही रहती है। इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है उसका अपोजिट सेक्स के प्रति, यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति। ये हो जाती है जेनिटल स्टेज। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही समझ आ गया होगा। इससे बाहर सिगमंड फ्रॉयड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए असंभव मात्र है, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बना मैंने अभी तक तो नहीं खोज पाया है, और अगर पूछा भी जाता है तो वो एग्जाम्पल्स बेस पे पूछा जाएगा। और आई होप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं, आप एग्जाम्पल देखकर तुरंत ही समझ जाएंगे किस चीज़ की बात हो रही, कहाँ पर ईड है, कहाँ पर ईगो है, कहाँ पर सुपर ईगो है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारी छोटी सी मेहनत के लिए आप छोटा सा योगदान जरूर दे सकते हैं। तो लाइक करने में कंजूसी ना किया करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है, आप उसको बेनिफिशियल समझते हैं अपने अपकमिंग टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको बता दूं कि एक ट्रिक भी है इन स्टेजेस को, जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी, इनको लर्न करने की, OAPLG। क्लियर है? OAPLG क्लियर हो गया आपको? ओ से कौन सी है मैंने अभी आपको बताया, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओरल स्टेज, ए से एनल स्टेज, पी से फैलिक स्टेज, एंड देन एल से लेटेंसी स्टेज, एंड जी से जेनिटल स्टेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।